दोस्तों नमस्कार। तिरुपति लड्डू विवाद बढ़ता जा रहा है। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपने एक कहावत सुनी होगी, नियर द चर्च फार फ्रॉम द गॉड। इसका मतलब जितने भी धार्मिक स्थान हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो ज्यादातर व्यापारिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। चाहे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां चढ़ने वाला चढ़ावा हो, या उसके आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, उन सब में बहुत बड़ा व्यापार है। और जब व्यापार होता है तो दुनिया भर के वेस्टेड इंटरेस्ट भी वहां खड़े हो जाते हैं। तो ये कहना कि लड्डू में जो सारी सामग्री सप्लाई की गई वो ईमानदारी से पूरी तरह से सुरक्षित थी, एज पर क्वालिटी थी, कभी कभी शक भी होता है। क्योंकि भारत में जिस तरह से फूड एडल्ट्रेशन है, मिलावट का खाना देश के हर कोने में, हर रेस्टोरेंट में मिलता है, ये मानना कि सारे ईमानदार लोग तिरुपति को ही सप्लाई कर रहे हैं, सोचना और कहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप भी श्रद्धालु हैं, आप भी कहीं ना कहीं मंदिरों में जाते होंगे। जो बातें मैं आपको कहने वाला हूं, अगली बार जब आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, इन बातों का ध्यान रखिएगा और जरा नजरों को आसपास तेज रखिएगा। आपको बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि मैं आपको आज कुछ सुझाव देने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मुझे आपकी क्षमता पे शक है, मैं अपने अनुभव से आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि अगर उनमें से कुछ चीजें अगर आप अपने ऑर्डर में लिख देते हैं, तो सिर्फ तिरुपति ही नहीं, पूरे देश में जितने धार्मिक स्थान हैं, शायद वहां पे जब श्रद्धालु जाएं तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको अच्छा प्रसाद मिले, और जिस श्रद्धा से वो गए हैं और जिस मान्यता से वो गए हैं, वो पूरी हो। इस बात से हमें सरोकार होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं, अब जो विवाद चल रहा है तिरुपति के लड्डू को लेकर। लड्डू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि घी किस प्राइस पे खरीदा गया। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जितने भी सरकारी सिस्टम हैं, वहां टेंडर चलते हैं। टेंडर का मतलब है L1। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जब कोविड के बाद अचानक मस्टर्ड तेल के जब दाम 200 रुपए हो गए, तो हर आदमी परेशान था कि इतने दाम क्यों बढ़ गए। कोई इस बात को नहीं देख रहा था कि मस्टर्ड बीज जो सीड है मस्टर्ड का, उसके भी दाम 110 120 पहुंच गए थे। जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो फिनिश गुड सस्ता कैसे होगा। लेकिन जब हम L1 टेंडर की बात करते हैं तो हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में डेयरी का व्यवसाय जो चलता है वो फैट की प्राइसिंग से चलता है। अगर आप फैट प्राइस देखेंगे तो 500 600 700। हिंदुस्तान में जो डेयरी का व्यापार होता है, वो उसका आधार जो है वो है मिल्क फैट प्राइसिंग। अब देखना ये जरूरी है कि उस समय जब घी खरीदा गया तिरुपति के अंदर, उस समय हिंदुस्तान में मिल्क फैट प्राइसिंग क्या था और टेंडर किस रेट पे उठाए गए। अगर मान लीजिए टेंडर मिनिमम मिल्क फैट प्राइसेस से कम पे थे, तो आपको इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है कि बगैर मिलावट के वो घी सप्लाई हो ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल से सस्ता कोई फिनिश गुड्स कैसे दे सकता है? क्या वो इंपोर्ट था, या वो कहीं पे कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, कोई खराब तेल था, खराब घी था, क्या था वो? तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि इस बात की जांच हो कि उस समय भारत में प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या था। जो जिस एरिया से घी खरीदा गया वहां पे मिल्क फैट प्राइसेस क्या चल रहे थे, किसानों को क्या रेट दिया जा रहा था, और उसके बाद घी किस रेट पे बिक रहा था। जिस कंपनी से खरीदा गया उस कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करना भी जरूरी है, ताकि आपको यह पता लग सके कि घी के अलावा उन्होंने और क्या क्या खरीदा था, या मिल्क के अलावा और क्या क्या चीजें खरीदी थी, और क्या क्या बेची और किसको बेची और कहां से खरीदी। मुझे लगता है कि सप्लायर की अगर आप फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ कौन कौन से ट्रक आए, उनमें क्या मटेरियल था, वहां के क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट, आपको बहुत सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। उसके लिए आपको कोई जज बैठाने की जरूरत नहीं है उस कमेटी में। एक फॉरेंसिक ऑडिट ईमानदारी से अगर कोई करेगा तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ये तो थी लड्डू विवाद की बात।
लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों को समझनी होगी दोस्तों, कि मंदिर में या किसी भी धार्मिक संस्थान में श्रद्धालु के अलावा जितने भी लोग होते हैं या तो वहां नौकरी कर रहे होते हैं या वहां पे वो व्यापार कर रहे होते हैं। तो श्रद्धालु के अलावा किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन देयर ओन लाइवलीहुड। अब इस बात को हमें समझना होगा कि जब लोग वहां सिर्फ व्यापार के लिए जाते हैं तो कोई भी व्यापारी का जो मानसिकता होती है वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ये बात अच्छी है कि अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम ऐसे व्यापारियों का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान में मिलावटी खाना हर जगह बिक रहा है तो ये भी तो प्राइवेट सेक्टर और व्यापारी वर्ग ही दे रहा है, कि सरकार तो खाना दे नहीं रही। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? इसीलिए एज ए फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को ध्यान से देखेगा। सबसे पहले जो भारत में या दुनिया में जितने भी फूड लॉज हैं उनका एक बेसिक पर्पस होता है प्रोडक्ट इंटीग्रिटी और सप्लाई चेन इंटीग्रिटी, कि जहां से एक सामान आया और कंज्यूमर तक पहुंचा उसकी सप्लाई चेन इंटीग्रिटी आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह संभव है और काफी हद तक संभव है। अदरवाइज ये तभी गड़बड़ हो सकती है जब उस पूरी चेन में हर आदमी भ्रष्ट हो। अगर हर आदमी भ्रष्ट है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये मानते हैं कि उस पूरी चेन के अंदर 10 लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उसमें से 2 लोग भी ईमानदार हैं तो आप चोरी पकड़ लें। इस बात को आपको समझना होगा। हिंदुस्तान में जिस तरह से मिलावटी खाना बिकता है उससे एक बात तो क्लियर है कि जो आदमी मिलावटी खाना बेच रहा है उसको पता है कि वो मिलावटी है। लेकिन उस क्षेत्र में जितने भी फूड इंस्पेक्टर हैं उनको भी पता है खाना मिलावटी है। आफ्टर ऑल वो भी तो पढ़े लिखे हैं, ट्रेंड हैं। हर व्यक्ति को पता है समाज में कि मिलावट है एक्सेप्ट फूड इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अधिकारियों के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सच देखने के लिए उनको रोका जाता है या वो अपनी आंख बंद करने के लिए कुछ कंसिडरेशन लेते होंगे। नहीं तो उनका क्या हित है कि समाज में जिस टैक्स पेयर के पैसे से उनका घर चल रहा है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो उसी टैक्स पेयर की सेहत के साथ खिलवाड़ करें। ऐसी घटिया सोच किसकी हो सकती है अनलेस अदरवाइज उसका अपना कोई बहुत बड़ा स्वार्थ ना हो। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए दोस्तों जो मैं 5 सुझाव देने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को ध्यान से देखे और अपने ऑर्डर में इन चीजों को मेंशन करे, ताकि हमें ये पता लग सके कि हिंदुस्तान में जो हमारे धार्मिक संस्थान है वहां क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो जहां पे भी किचन है और प्रसाद बनता है वहां पे क्वालिटी कंट्रोल मैंडेटरी होना चाहिए। एक बात आप समझिए, आप कहेंगे कि मंदिर छोटा है बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। किसी भी मंदिर के पास जहां पे किचन चलती है उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं होती। इस बात को आपको समझना होगा। ऐसे मंदिरों में ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जो अपनी सेवाएं धर्मार्थ दे सकते हैं। ऐसे मंदिरों को उनकी सेवाएं लेने के लिए उनको आमंत्रित करना चाहिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, आप बड़े साइंटिस्ट थे, आप बड़े टेक्नोक्रेट थे, क्या आप हमारे मंदिर में इन बातों की जानकारी के लिए या इनके मैनेजमेंट में हमारा हाथ बटा सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि श्रद्धालुओं से ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रोटेशन पे वहां पे लाना चाहिए। परमानेंट नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और एक व्यक्ति को आप 2-3 महीने से ज्यादा वहां ना रखें, हो सके तो 1 महीने में बदलें, क्योंकि ये जरूरी इसलिए ताकि वहां पे भी कोई कार्टेल ना बन जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, लालच उनको भी दिया जा सकता है। इसीलिए इस बात को समझना होगा कि श्रद्धालुओं से ही जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं उनको मैनेजमेंट में मंदिरों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज का काम करना चाहते हैं। इससे उन लोगों को एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट, और मंदिरों को उनकी जानकारी का पूरा, ये मंदिर या जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उनकी जानकारी का फायदा मिलेगा। तो पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि श्रद्धालुओं में से जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उसकी कमेटी बनाई जाए। दूसरा, जितना भी सामान खरीदा जाता है
किसी भी धार्मिक संस्था में उसका सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कितना हजारों, लाखों या करोड़ों का सामान हर साल खरीदा जा रहा है। क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा कि करोड़ों का सामान खरीदा जा रहा है, तब आपको पता लगेगा कि वहां पे कौन लोग सप्लायर हैं, क्या प्रॉपर टेंडरिंग हो रही है या नहीं, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए वहां पे आप लाखों का सामान खरीदते हैं हर महीने और आपके पास क्वालिटी कंट्रोल लैब ही नहीं है, तो इससे शक पड़ता है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी एक कार्टेल बन चुका है। तो दूसरा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जहां पे भी मंदिरों में किचन है, उनके सारे खरीद फरोख्त की जो भी जानकारी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए कि कितना घी खरीदा, कितना आटा खरीदा, कितनी चीनी खरीदी और कहां से खरीदी। और अगर लोगों ने डोनेट किया है तो वो भी लिखना चाहिए कि हमें इतने क्विंटल या इतने टन ये सामान डोनेशन के रूप में मिला है, और किसने दिया है आप चाहे तो वो भी सार्वजनिक कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, अनलेस अदरवाइज कि कोई लिख के दे दे कि आप मेरा नाम सार्वजनिक ना करें। इस बात को भी बहुत क्लियरली हमें समझना होगा। तीसरी चीज ये है कि इंफॉर्मेशन सार्वजनिक होने के बाद सप्लाई से लेकर कंजम्पशन पॉइंट तक जो भी बीच में टेस्टिंग पॉइंट्स हैं जहां पे क्वालिटी टेस्ट होनी है, वहां पे आप क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स को जिम्मेवारी दीजिए। उदाहरण के लिए हम तिरुपति की बात कर रहे हैं। तिरुपति में पैसे की कोई कमी नहीं है, जमीन की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वर्चुअली हिंदुस्तान में जितने बड़े मंदिर हैं उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वहां पे एनडीडीबी, आईआईटी, एनडीआरआई जैसी संस्थाओं को कहा जाए कि आप वहां पे अपनी लेबोरेटरी लगाएं, उसका खर्चा मंदिर देगा। और वहां पे जो साइंटिस्ट हैं उनको आप हर 2-3 महीने में बदलते रहें, ताकि वहां पे भी कार्टलाइजेशन या करप्शन ना हो। इस बात को आपको समझना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राइवेट लैब ये काम नहीं कर पाएंगी। कारण बहुत सिंपल है कि प्राइवेट लैब अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहेगा, और अगर प्राइवेट लैब वहां सैंपल लगाती है तो कल को उसी पे भी एलिगेशन लग जाएगा कि देखिए ये प्राइवेट लैब है, इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है, व्हाटएवर, और उसको वहां से या तो अपना गुडविल खराब करके जाना पड़ेगा, या अपनी गुडविल और बिजनेस को बचाने के लिए उसको उनके, जिसे कहते हैं, हैंड इन ग्लव काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो क्रेडिबल संस्थाएं हैं हिंदुस्तान की, चाहे वो सीएसआईआर की हो, आईसीआर की हो, एनडीडीबी हो, या और कोई ऐसी संस्था हो जिसको हम क्रेडिबल मानते हैं, वहां पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं। इस बात को आप समझिए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में रैंडम सैंपलिंग कर सकता है। वहां पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लैब की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। वहां की लैब्स में और वहां की सैंपलिंग में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, उसी का खामियाजा है कि हिंदुस्तान में इतना एडल्ट्रेशन। चौथी बात, हम तो सिर्फ अभी क्वालिटी और सप्लाई की बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी, सड़ा हुआ माल, पुराना माल, गंदे बर्तन, गंदे पत्तल, किस तरह के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की पर्सनल हाइजीन है या नहीं है, क्योंकि जहां पे इतने लोगों का खाना बनेगा वहां गंदगी होना स्वाभाविक है, लेकिन वहां पे सफाई बहुत जरूरी है। इसीलिए रोज हर प्रोडक्ट का वहां पे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग हो, खासकर रॉ मटेरियल का या फिनिश्ड गुड्स का। यह होना जरूरी है, और यह डेटा भी सार्वजनिक होना चाहिए। मैं सार्वजनिक बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसी बहाने जब पब्लिक शेम होती है तो लोग काम करते हैं। जब चीजें सार्वजनिक होती हैं तो शर्म के मारे भी लोग काम करते हैं। लेकिन जब आप उसको कॉन्फिडेंशियल मान के रखते हैं तो समझिए या तो वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, या वहां पे बहुत कुछ चीजें छुपाई जा रही है इन द नेम ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा अच्छा एनफोर्समेंट सिस्टम हो नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए। और जहां तक बात है घी और तेल की, वहां पे गैस क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल, बहुत कोई महंगी टेक्निक नहीं है, आसान टेक्निक है। एक बार आपको मशीन लेनी है, हर घी और तेल का अगर आप गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करेंगे तो वहां पे क्या मिलावट है, क्या नहीं है, सब चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सभी मंदिरों में टेस्ट लैब लगनी चाहिए,
और वो जैसा मैंने कहा कि किसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट के द्वारा मैनेज करनी चाहिए। मंदिर अपना स्टाफ रखेगा तो भी उसकी नौकरी है, वो गड़बड़ होगा। अगर कोई इंस्पेक्टर को बोलोगे, आपको पता है हिंदुस्तान में इंस्पेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि किस तरह से पैसे देके लफा दफा किया जाए, तो क्रेडिबिलिटी, जनता का भरोसा उस पर नहीं आए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी पड़ेगी कि जितने भी मंदिर हैं और जो भी वहां पे अधिकारी आते हैं, लैब रिपोर्टिंग में उनका इंटरफियर नहीं होगा। लैब को आप डायरेक्ट गवर्नर के अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी सिस्टम ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के अगर अंडर होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि वहां पे जो भी सीईओ है, जो भी चेयरमैन होगा किसी भी मंदिर प्रतिष्ठान का, वो चाहेगा कि उसके मंदिर की गुडविल बची रहे और वो पूरा दबाव डालेगा अपने अंदर काम करने वाले लैब के अधिकारियों पे कि आप गलत रिपोर्ट ना निकालें। इसीलिए जो लेबोरेटरी है और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, उसके बीच में एक फायरवॉल होनी चाहिए। वो सिर्फ उनकी लैब रिपोर्ट लेके सुधार करें, लैब को इंस्ट्रक्शन ना दें कि आप कैसे काम करें और कैसे ना करें। लैब ऑपरेशन की जिम्मेवारी उस संस्था की होगी जिसने वो लैब लगाई और उसको मैनेज कर रहा है, और उसका खर्चा उस मंदिर ट्रस्ट को ही देना होगा। मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट इन सुझावों पे काम करेगा और अपने ऑर्डर में अगर ये लिख देगा, तो जितनी भी कंट्रोवर्सी, जो सिर्फ तिरुपति के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये जितनी भी हिंदुस्तान में धार्मिक संस्थाएं जहां पे प्रसाद बनता है या खाना बनता है या किसी भी रूप में आप कुछ भी वहां कुकिंग करते हो और जो श्रद्धालु में आप बांटते हो, वहां ये सब होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इससे अच्छे कोई सुझाव हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगली बार जब आप किसी भी धार्मिक संस्था में जाएं तो आसपास देखिएगा कि वहां पे पानी की क्वालिटी क्या है, पानी का सोर्स क्या है, वहां का जो वेस्ट डिस्पोजल है वो कैसे हो रहा है, जो वहां पे खाना बन रहा है, आप वहां के पुजारियों से निवेदन करिए कि हमें किचन देखना है, क्या वो दिखाने को तैयार हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं आप किचन नहीं देख सकते, तो मान लीजिए कि कुछ तो छुपाने को है। और अगर वो साफ सुथरा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको किचन दिखाने में शर्म किस बात की। अगर हम अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे तो सिस्टम बहुत कुछ सुधर जाएगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन सुझावों को कहीं ना कहीं कंसिडर करेगा, अपने ऑर्डर में कहीं ना कहीं जगह देगा। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये मंदिर, जो हमारे जितने भी मंदिर और धार्मिक संस्थान है, उनके मैनेजमेंट तक पहुंचे, इससे पहले कि जनता उन पे उंगली उठाए। वो अपने घर को सुधार लें, अपने मंदिर को सुधार लें, अपनी संस्थानों को सुधार लें। इसमें सबका भला है, मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी और श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा विश्वास है वो बना रहेगा, और देश में हम लोग आसानी से एक अच्छे माहौल में, धार्मिक माहौल में भी रह पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप अपने सुझाव शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक वंदे मातरम।